नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर के चैप्टर संख्या 1 को पढ़ा था। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसे हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर संख्या 2 राजा, किसान और नगर से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसे हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है क्या कि मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। एक छोटी सी कहानी बताते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। देखिएगा कि जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ सिकंदर का आक्रमण हुआ सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय यहाँ का शासक था घनानंद। ध्यान रखिएगा, घनानंद था। सिकंदर जो है अपने साथ 2 सेनापति लेके आया था। एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर, एक का नाम था निडियाकस। सेल्यूकस निकेटर जो था थल सेनापति था और निडियाकस जो था जल सेनापति था। यानी कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तब उसको यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो यहाँ से लौट चला अपने देश। मकदूनिया का शासक था। जब यहाँ से लौटने के बाद उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर जो है पुनः भारत पर आक्रमण किया। तब जो है चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन बैठता है। इसकी घनानंद की हत्या कर देता है। घनानंद की हत्या करने के बाद इसकी पुत्री से विवाह करता है। उसके बाद यहाँ का शासक चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। बनने के बाद जब सेल्यूकस निकेटर आक्रमण किया तब यह युद्ध में पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद जो है इसकी पुत्री पसंद आ जाती है सेल्यूकस निकेटर की। इसकी पुत्री का नाम था क्या? हेलेना नाम था। हेलेना हेलेना से विवाह करता है और विवाह करने के बाद यह दहेज में लगभग कई हाथी घोड़ा लेते हैं। उसमें से 4 जगह भी लेता है। काबुल जो था, कंधार था, हेरात था, सभी स्थान को दहेज में लेता है ये चंद्रगुप्त मौर्य। फिर भी सेल्यूकस निकेटर को यह डर सताते रहता है कि हमने अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से किया था जो कि युद्ध में हमको पराजित किया था। हो सकता है कि हमारा बदला जो है हमारी पुत्री से ले। इसीलिए उन्होंने पुत्री की देखभाल के लिए एक राजदूत भेजा था। राजदूत, और वह जो राजदूत गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। अब पूछेगा कि बताइए मेगा अस्थनीज था क्या? तो राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आपसे इन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की थी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे क्या महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पतंजलि। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है जिसकी रचना हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने किया था। और हरिसेन जो थे किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कवि थे जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो प्रियदर्शी जो है अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्र की नियुक्ति जो है मौर्य वंश के शासक अशोक करता है। आपने पढ़ा होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके बाद की जो शासक बने बिंदुसार थे। बिंदुसार के बाद जो बना था अशोक बना था, यानी कि तीसरे नंबर के शासक थे। जैसे ही अशोक शासक बनते हैं, शासक बनने के बाद ये पहले से ही बदमाश बनता रहता है। तो शासक बनने के बाद होता क्या है कि यह कलिंग में युद्ध लड़ता है। कलिंग युद्ध लड़ने के बाद जो है ये लगभग जो है अशोक 99 भाई की हत्या करके तब राजगद्दी प्राप्त करता है। तो समझ गए होंगे कितना खूंखार प्राणी होंगे ये।
99 भाई की हत्या करने के बाद जो है यहाँ जब कलिंग युद्ध लड़ते हैं तो कलिंग में इन्होंने लाखों व्यक्ति को हत्या कर दिया था। हत्या करने के बाद कई को बंदी बनाया था। उसमें गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको एक दिश से इन्होंने काट दिया था, समझिए एक तलवार से। तब जाकर के इनका दिल जो है मोम की तरफ पिघल गया कि बताइए ये निर्मम हत्या हमने क्यों किया। तब जाकर के जो है यह बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है बौद्ध धर्म की सुरक्षा के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। उसी अधिकारी को धम्म महामात्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रश्न बनते जा रहे हैं हम आपको बताते जा रहे हैं, आप ध्यान से नोट करके आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहे हैं आपसे, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कहा किसने था? V.A. स्मिथ ने कहा था। एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने ही इसे किसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। कि जैसे नेपोलियन आपने पढ़ा होगा फ्रांस का, कैसे था, जो कि संपूर्ण जो फ्रांस के मुद्दा को यूरोप का मुद्दा बना दिया था। आपने अब कभी 10th की क्लास की हो तो उसमें पढ़े होंगे आप। तो भारत का नेपोलियन किसी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। B.A. स्मिथ का पूरा नाम तो बिसेंट आर्थर स्मिथ, परंतु उतना नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्या, कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि क्या है? यानी कि कनिष्क जो है राजगद्दी पर कब बैठा था? तो उसका सही आंसर जो होगा 78 ईस्वी में बैठा था। यह राजा बना था 78 ईस्वी में। देखिएगा, जब यह राजा बना कनिष्क 78 ईस्वी में, राजा बनने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर था? उस कैलेंडर का नाम था शक संवत। शक संवत, शक संवत कैलेंडर जारी किया था। इसी कैलेंडर को अभी भारत सरकार उपयोग में लेती है, या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यही कैलेंडर है शक संवत, जो कि कनिष्क ने अपने राज्यारोहण की तिथि के दिन लाई थी। ध्यान रखिएगा। और इसी शक संवत का जो प्रथम महीना हम करते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो जो करते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और शक संवत में ही वर्णन मिलता है। और तो और जो आप जनवरी, फरवरी, मार्च करते हैं, ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया कैलेंडर है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर है अंग्रेजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अभी हमने बताया कि धम्म की शुरुआत करने वाले जो शासक थे अशोक थे। धम्म की शुरुआत या धम्म महामात्र की शुरुआत जो है अशोक ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ये मिसटाइप है, आप यहाँ सही कर लीजिएगा। भारत जो है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और अलबरूनी जो है इन्होंने एक किताब लिखा था। ये बहुत बड़े विद्वान थे जो कि किडनैप करके समझिए तो लेकर के आया था मोहम्मद गजनवी, और भारत लाके छोड़ दिया था। अलबरूनी ने किताब की रचना की थी। आप कमेंट करके बताइए कौन सा किताब लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहे हैं आपसे। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वह गुप्त राजवंश से संबंधित है। हमने बताया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की, और हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो समुद्रगुप्त जो है किस राजवंश से संबंधित थे? तो गुप्त राजवंश से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा गुप्त काल होगा। यानी कि गुप्त काल को हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इसके काल में बहुत सारे स्वर्ण सिक्के भी जारी किए गए थे। ध्यान में रखना। अब पूछेगा भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए थे? तो चलाया था गुप्त शासकों ने। वैसे भी याद रखिएगा कि हम लोग सोना जो है गुप्त करके रखते हैं, दिखा उखा के नहीं रखते हैं। तो इसका सही आंसर गुप्त काल होगा। ये आसान सा तरीका याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कह रहे हैं क्या, अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अशोक को अभिलेख को पढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, जेम्स प्रिंसेप था। इन्होंने 1837 में इसके अभिलेख को पढ़ा था। और अशोक के अभिलेख की खोज किया कौन था? तो उसका नाम था टी पैंथलर। टी पैंथलर टी पैंथलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहे हैं क्या, कनिष्क ने निम्नलिखित धर्म को अपनाया था? तो कनिष्क जो है कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शिशुनाग वंश तथा नंद वंश का केंद्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर डी होगा, मगध में था। मगध जो था, चाहे मौर्य वंश हो, चाहे गुप्त वंश हो, चाहे शुंग वंश हो, या शिशुनाग हो, या नंद हो, सबका जो है केंद्र जो था मगध ही था। और मगध जो था बिहार में था। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी मगध ही था। आपने पढ़ा होगा कि 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही मगध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? तो अशोक की अभिलेख की भाषा जो थी, प्राकृत थी। इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो इसको हम पूरे विस्तार से बताते हैं कि था क्या। गौतम बुद्ध के देहांत के बाद जो है 4 बौद्ध संगतियां हुई। 4 बौद्ध संगतियां हुई। और चारों जो है अलग अलग स्थान पे हुई। और अलग अलग स्थान के साथ जो है अलग अलग लोगों ने अध्यक्षता भी की थी। हम सारों को डिस्कस करेंगे। ये चिन्ह थोड़ा सीधा नहीं हो रहा है, परंतु आप देख लीजिएगा। पहला बौद्ध संगति हुई, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। ध्यान रखिएगा। पहला बौद्ध संगति जो हुआ, पूछता है कि किसके शासन काल में हुआ था, यानी कि राजा कौन था, शासन काल। और दूसरा पूछता है कि अध्यक्ष कौन था। और तीसरा कब हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था। ये चारों पूछता है। एक बार आप ध्यान में रखिएगा कि गौतम बुद्ध के देहांत के बाद 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ। जो पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ वो उस अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, अजात शत्रु के काल में, अजात शत्रु के काल में हुआ था। लिखाई ध्यान से नहीं दे रहा है, छोटा पड़ गया लाइन। आप लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं आपको, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। पहला बौद्ध संगति जो हुआ था अजात शत्रु के काल में हुआ था। अजात शत्रु के काल में, अजात शत्रु के काल में हुआ था। और दूसरा जो शासनकाल था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, कालाशोक। और तीसरा जो हुआ था अशोक के काल में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था। चौथा जो हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। अब देखिएगा अध्यक्ष कौन था। पहले जो बौद्ध संगति हुआ था उसके अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। महाकश्यप, महाकश्यप। ध्यान रखिएगा। महाकश्यप था। और दूसरा का नाम था सबकामी। दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? सबकामी थे। और तीसरे के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे। मोगलीपुत्तिस नाम ऐसा है, आप याद कर लीजिएगा। और चौथे के अध्यक्ष जो थे वसुमित्र या अश्वघोष थे। वसुमित्र या अश्वघोष। ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा कब हुआ था। पहला हुआ था 483, दूसरा 383, तीसरा 250 या 55, आप ध्यान में रखिएगा। और तीसरा जो हुआ था 1 ईस्वी हुआ था, 1 ईस्वी। पहला कहाँ हुआ था? पहला राजगीर में हुआ था, या राजगिरी, राजगिरी। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र या पटना।
और चौथा जो हुआ था कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन। और कुंडल वन है कहाँ? कश्मीर में। ध्यान में रखिएगा। पहला के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, दूसरा के सबकामी, तीसरा के मुगलिपुत्तिस, चौथा के वसुमित्र या अशोक। पहला का शासनकाल अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। 483, 383, 250, 21वीं। पहला कहाँ हुआ? राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ट्वेल्थ के पहले भी, ट्वेल्थ में भी, और आपके आने वाले जो आगे पढ़ाई कीजिएगा उसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता मिलता है? हाँ जी, तो ये जो है इसका सही आंसर, अशोक जो है अभिलेख लिखवाता था, और लगभग 14 अभिलेख की जानकारी मिलती है। और 14 अभिलेख है, लेकिन इसका सही आंसर 14 नहीं है, ध्यान में रखिएगा। 13वें अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। पहले अभिलेख में अलग है, दूसरा में अलग है, तीसरा में अलग है, ऐसे ऐसे करके 14 अभिलेख है। उसमें से 13वें अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं आपसे कि सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में लिखे गए थे? तो देखिएगा कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वह अधिकांश ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख जो है 4 लिपियों में लिखे गए थे। पहला तो था ब्राह्मणी, दूसरा था अरमाइक, और तीसरा जो था, पहला ब्राह्मणी, ब्राह्मणी ऐसे होता है ब्राह्मणी, दूसरा अरमाइक, उसके बाद होता है खरोष्ठी, खरोष्ठी। एक कौन है आप ध्यान रख लीजिए, एक कौन सा अभिलेख है ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला है? तो सबसे पहली बार सती प्रथा का वर्णन जो है एरन अभिलेख से मिलता है, एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख किसका था? भानुगुप्त का था, भानुगुप्त का। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पहली बार सती प्रथा का जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, ये लास्ट प्रश्न था। और हमने जो आपसे प्रश्न पूछा है कि बताइए जो मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा, और जो भी प्रश्न पूछे आपने कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही।